चलिए जी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आज जो हम करेंगे, वो है संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ा था कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, तो हमने देखा था कि संविधान में जो है कुल उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और ये कुछ भागों में डिवाइडेड था। लेकिन अभी जो है टोटल अगर हम देखें तो अभी वर्तमान समय में 470 के करीब इसमें अनुच्छेद हैं और इसमें 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है। तो आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, यानी भाग 1 में कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, इसमें आर्टिकल है 1 से 4 तक के आर्टिकल हैं और इसमें संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और इसका क्षेत्र। तो हम इसमें सिर्फ 4 आर्टिकल आज कवर करेंगे क्योंकि भाग 1 में सिर्फ 4 आर्टिकल हैं और बहुत छोटा टॉपिक है और आपको इतना ही याद रखना है, इससे अधिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ के क्षेत्र का नाम। तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, यानी कि इसमें नाम क्लियर कर दिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम है, इंडिया और भारत। तो हमारे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, जो फॉरेन में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, फॉरेन ट्रीटीज में जो हमारा नाम है वो इंडिया रहेगा और इसे इंटरचेंजेबली हम भारत भी यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों नाम हमारे देश के हैं, इंडिया दैट इज भारत। ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया जो है ये राज्यों का संघ होगा, ये राज्यों का समूह नहीं होगा। जैसे कि अगर हम आपको यूएसए का एग्जांपल देते हैं, तो यूएसए में जो है वहां के जितने भी राज्य हैं उन्होंने यूएन गवर्नमेंट जो है, यूनियन जो है, यूएन की प्रेसिडेंट जो है वहां से अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो वो अग्रीमेंट के तहत जो है स्टेट जो है, अगर कोई भी स्टेट चाहे ना वहां से निकलना तो वो आसानी से निकल सकता है अग्रीमेंट खत्म करके। लेकिन हमने अपने राज्यों के साथ कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया है। हमारी जो यूनियन है वो जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। जो यूनियन है ना, स्टेट में से स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट ये कहे कि हम इंडिया से ही बाहर हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पहले ही क्लियर कर दिया है, इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। संघ का मतलब ये है कि कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया है राज्यों ने, ये यूनियन है इंडिया की। अब इसमें अनुच्छेद 1 में जो है इसका नाम और इसकी राज पद्धति जो है, इसका प्रकार बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मतलब इंडिया जो है अनुच्छेद 1 के हिसाब से एक तो नाम क्लियर कर दिया है, दोनों नाम चलते हैं, इंडिया दैट इज भारत। और उसके साथ साथ हमारी राज पद्धति कैसी होगी, राज्यों का संघ होगा, यानी कि हमारी जो वो है राज पद्धति कैसी होगी, वो संघीय है। अब संघ का क्या मतलब है, संघ वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि एक संघ है, संघ है। संघ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने ट्रेड यूनियन सुना होगा, ट्रेड यूनियन सुना है। तो ट्रेड यूनियन कैसी होती है, जितने भी मजदूर होते हैं उनकी एक यूनियन होती है, उनका एक संघ होता है। तो अगर एक मजदूर को भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी यूनियन खड़ी हो जाती है उसके लिए। और जो जितने भी लॉज बनते हैं ट्रेड यूनियन के, वो सभी मजदूरों पे होंगे। जैसे कि अगर यूनियन के लीडर ने कह दिया कि तुम्हें हड़ताल जाना है, स्ट्राइक करनी है आज, तो स्ट्राइक होगी। अगर यूनियन के लीडर ने कह दिया कि आज कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, मतलब काम ही नहीं करना है फैक्ट्री में। तो यूनियन का मतलब है संघ के संघ में जो वो होंगे सारे सदस्य वो समान होंगे, लेकिन उस पे एक लीडर भी होता है ऊपर। तो ऐसे ही हमारी क्या है, यूनियन है। तो राज्य जो है, राज्यों को कौन चला रहा है, एक तरह से राज्य के सबसे ऊपर कौन बैठा है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ये सब क्या है, ये यूनियन में है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य स्वतंत्र नहीं है अपने काम करने के लिए, राज्य अपने आप स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। यानी कि अगर जो लॉ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बनाए हुए हैं, उनको प्रेसिडेंट ये मना नहीं कर सकता कि ये तो मुख्यमंत्री के बनाए गए लॉ है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, मैं इस बिल पे असेंट नहीं दूंगा। या गवर्नर नहीं कह सकता कि मैं इस पे बिल पे असेंट नहीं दूंगा क्योंकि ये तो योगी आदित्यनाथ ने बनाया है।
तो ऐसा नहीं हो सकता। तो संघ में क्या है, सभी को ऑटोनॉमी दी गई है, यानी कि संघ की अपने काम है वो अपने आप देखते हैं और राज्यों को भी स्वतंत्र किया हुआ है अपना काम देखने के लिए। लेकिन एक कंट्रोल भी बनाया हुआ है, अगर गवर्नर को लगता है कि ये बिल जो है ये सही नहीं है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बिल जो है वो राष्ट्रपति को रेफर कर सकता है कि आप इस पे विचार करो, मेरे हिसाब से मैं अभी इस पे सिग्नेचर नहीं कर रहा हूं। तो ये चीज भी है। तो इसको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में नाम लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि भारत का नाम जो है, भारत और इंडिया कौन से अनुच्छेद में है, तो दोनों जो है आर्टिकल 1 में भारत का नाम दिया गया है। अब दूसरे पे मूव करते हैं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों का नामांकन एवं स्थापना। अब इसको याद रखना कि कैसे, तो जैसे कि मान लो कल को बांग्लादेश हमारे यहाँ हम मिला लें, बांग्लादेश की गवर्नमेंट कह दे कि हम भारत में मिलना चाह रहे हैं, तो फिर बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, बांग्लादेश के जो राज्य हैं वो भी हमारे में आ जाएंगे, तो हमें कुछ नाम भी बदलने पड़ेंगे, कुछ राज्यों को गठन भी करना पड़ेगा। तो जब दूसरी कोई नई टेरिटरी हमारे राज्य में मिलेगी तो हम उसका नामांकन कैसे करेंगे, मतलब उसका नाम क्या रखेंगे, उसका क्षेत्र कितना होगा और उसे राज्य बनाना है या यूनियन टेरिटरी बनाना है, ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का। याद रखना, नए नए मतलब कि अगर कोई भी विदेशी टेरिटरी हमारे उसमें आ जाती है, या तो वो हमें दे देते हैं या फिर हम उसको ले लेते हैं किसी भी तरह से, तो उसका नामांकन वगैरह वो सब हम करेंगे। जैसे कि इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ सिक्किम का। तो सिक्किम जो है, सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, सिक्किम राज्य नहीं था, यहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी जो है ये काम कर रही थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में चोग्याल डायनेस्टी ने स्वेच्छा से, वहां का जो किंग था, जो भी प्रिंस था, उसने ये कह दिया था कि हम जी भारत में मिलना चाह रहे हैं। अब चोग्याल डायनेस्टी हमारे लिए, सिक्किम क्यों इंपॉर्टेंट था, सिक्किम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बीच में तो नेपाल आ रहा है और हिमालयाज भी है, लेकिन सिक्किम ऐसी पोजीशन पे है जहां से चाइना हमला कर सकता है। तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि सिक्किम हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि अगर सिक्किम हमारी तरफ आ गया तो हम कम से कम उस एरिया में ज्यादा सिक्योर रहेंगे, क्योंकि चाइना जो है इसका थ्रेट बढ़ता चला जाता है। और अभी भी ऐसे सुनने में आया कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास ये लोग अपनी रोड बना रहे हैं, विलेज बना रहे हैं, तो चाइना जो है इनको काउंटर करने के लिए फिर सिक्किम के राजा ने स्वेच्छा से कहा और इंदिरा गांधी ने सिक्किम को अपने उसमें मिला लिया, हमारे राज्य में अब ये मिल गया। तो जैसे सिक्किम में कोई भी नया वो बना होगा राज्य, डिस्ट्रिक्ट कोई भी, तो उसका नाम जैसे चेंज करना है, बदलना है, तो वो किस में बात लिखी हुई है, आर्टिकल 2 में, क्योंकि पहले ये हमारा नहीं था राज्य, बाद में ये आ गया हमारे पास, राज्य बन गया। अब जेएनके का देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा यूनिक भी है और थोड़ा उल्टा भी है। जेएनके पहले स्टेट था, ठीक है, स्टेट के बाद इससे क्या बनाया गया है, यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी। पहले ये स्टेट था, इसमें एक मुख्यमंत्री हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, और वहां की असेंबली भी होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री हटा दिया गया था, वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, और उनकी वो भी खत्म कर दी थी असेंबली, है ना, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था यहाँ पे। तो जेएनके का एग्जाम्पल थोड़ा यूनिक है क्योंकि जेएनके को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया। यूजुअली क्या होता है, यूनियन टेरिटरी से कोई स्टेट बनता है, जैसे कि सिक्किम की अगर हम बात करें, पहले यूनियन टेरिटरी था, फिर इसे स्टेट बना दिया गया, लेकिन जेएनके के साथ उल्टा हुआ, ये पहले स्टेट था, इसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब ये है कि लद्दाख को तो कह रहे हैं कि ये तो यूटी ही रहेगा और जेएनके को सूनर और लेटर स्टेट बना देंगे। तो इस तरह के जो डिसीजन लिए जाएंगे वो किस अनुच्छेद के तहत लिए जाएंगे, आर्टिकल 2 के तहत। कि नया राज्य अगर हम बना रहे हैं, यानी किसी विदेशी टेरिटरी पर हमने कब्जा कर लिया, या कल को पाकिस्तान हमारे यहाँ मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान की हालत हो रही है ऐसी, तो कल को जैसे पाकिस्तान मिल जाता है, तो जैसे बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद है, या पंजाब है, और ये है सिंध है, तो इन सबको हमें नाम वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, ये नई चीज हमारे उसमें ऐड होगी, तो हम अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे, यानी कि पार्लियामेंट अनुच्छेद 2 के तहत करेगी उसका नामांकन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ भी है, मैंने क्लियर लिख दिया है कि इसमें संसद को शक्ति दी गई है कि संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है, और इसके साथ लिख लेना उनका नामांकन भी कर सकती है, यानी कि नाम भी उनका ये लिख सकती है, बना सकती है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में एक फर्क है। अनुच्छेद 3 बात करता है नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, लेकिन जो पहले से ही भारत का संघ का हिस्सा है। ये नए राज्यों की बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, भारत संघ का हिस्सा नहीं है। किसी विदेशी टेरिटरी से हमें कोई मिल गया, वो देकर चले गए या फिर हमने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद की ये तस्वीर है। मतलब अनुच्छेद 2 के तहत तो तब करेंगे जब कोई हमें टेरिटरी मिल गई। अनुच्छेद 3 के तहत कब करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत तब करेंगे जब पहले से ही वो राज्य हमारे पास है। जैसे कि जेएनके के पास साथ हुआ, जेएनके हमारा पहले से ही राज्य था, उसको हमने बाद में यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो ये हो गया अनुच्छेद 3 के नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं जो पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अनुच्छेद 4 की बात हम करेंगे। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची में संशोधन किया जा सके। तो ये सीधे सीधे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई भी संशोधन हमने किया है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, उससे साधारण बहुमत से ही बिल को पारित कराया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन होता है तो उसमें आपको पता ही है कि विशेष बहुमत चाहिए होती है, 2/3 मैंने बताया था। तो इसमें इन्होंने कहा कि 2/3 की जरूरत नहीं है, ये बिल साधारण बहुमत से भी पारित किए जा सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कल एक केस बताया था, बैरूबारी यूनियन या बैरूबाड़ी यूनियन 1960 का। तो ये 1960 का ये केस है बैरूबारी यूनियन। इसमें जो है कुछ एनक्लेव जो है पाकिस्तान को दे दी गई थी और इसको सुप्रीम कोर्ट में काउंटर किया गया था कि जो ये संसद है ये अपने आप नहीं दे सकती, संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो आर्टिकल 2 में इसमें 3 और 4, हाँ, आर्टिकल 2 में और 3 में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं और 4 में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं उनके लिए अगर किसी क्षेत्र को विदेश को सौंपना है तो आपको संशोधन करना पड़ेगा 368 के तहत, इन्होंने ये कहा था। मतलब देखिए, अगर किसी विदेशी टेरिटरी को हम अपने यहाँ ले रहे हैं तब संशोधन की जरूरत नहीं है। लेट से पाकिस्तान ने हमें पंजाब दे दिया वापस, वो वाला जो इनके पास है, वेस्ट पंजाब इनके पास है, तो अगर इन्होंने वो हमें वापस दे दिया, मान लो हमने उसमें तो उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट चेंज होंगे उसमें हमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है 368 के तहत। लेकिन अगर ये हमसे कोई टेरिटरी मांग रहे हैं और हमने इनको दे दी तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से नहीं दे सकते, फिर राज्यसभा लोकसभा स्पेशल बहुमत से वो बिल पारित होगा तब जाएगा वो, ठीक है। तो इतनी बात आपको बिल्कुल आसान सही है, कोई इसमें समझाने वाला है नहीं। तो फिर 9वां संविधान संशोधन हुआ था और ये इसकी भी डेट याद रखना, 9वां संविधान संशोधन 1960 में, और फिर वो उस उक्त स्थान को जो है पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। फिर इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने बता ही दिया है कि क्या कहा था, तो 1969 में कहा है कि अनुच्छेद 4 में भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। याद रखना इस बात को कि विदेश को अगर कोई टेरिटरी दे रहे हैं आप भारत से, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भी लाए, क्योंकि भारत से बांग्लादेश को 111 एनक्लेव देनी थी और बांग्लादेश से हमने 51 एनक्लेव ली है। तो 111 क्षेत्र जो है, अंत क्षेत्र जो बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र होते हैं उन्हें एनक्लेव कहते हैं, तो वो एनक्लेव इनको देनी थी और 51 इनसे लेनी थी। तो जब बांग्लादेश को देनी थी वो एनक्लेव, तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 हमें करना पड़ा, यानी कि ये संशोधन अधिनियम बना तब जाके इनको ये एनक्लेव दी थी। फिर 1947 में ये याद रखना एक चीज, एक क्वेश्चन बहुत आता है रिपीटेडली, एक तो भारत की सीमा सबसे अधिक किसके साथ है? तो भारत की सीमा यानी कि बाउंड्री किसके साथ है, कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो नेपाल ऑप्शन, चीन,
पाक या बांग्लादेश? जल्दी बताओ। बांग्लादेश। किसके साथ बाउंड्री जो है इंडिया की सबसे ज्यादा लंबी है, सीमा रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? ऑप्शन नेपाल, चीन, पाक या बांग्लादेश? लॉजिक से बताओ किसकी सीमा सबसे ज्यादा हमारे भारतीय राज्यों को छूती है, किसकी सीमा छूती है सबसे ज्यादा? चाइना की कहा, बीच में नेपाल है, थोड़ी सी उधर उत्तराखंड या पाकिस्तान भी नहीं है सर। सर इसका आंसर जो है बहुत हम गलत करते हैं, इवन हम भी गलत करते हैं, बांग्लादेश है। तकरीबन 4000 से अधिक किलोमीटर है, क्योंकि बांग्लादेश जो है देखने में लगता है लेकिन ये छोटा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना कि 1947 में रेड क्लिफ जो है इसने भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण किया था। तो इसको कर लेना आप, और ये यहीं तक है। क्वेश्चन आता है कि रेड क्लिफ अवार्ड जो है इसने किस किस की सीमा का निर्धारण किया था, तो भारत बांग्लादेश के बीच भी यही था, भारत पाकिस्तान के बीच भी, क्योंकि भारत जब बांग्लादेश के बीच में सीमा निर्धारित हो रही थी तब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। और तुमको पता ही है कि पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने करवाया है? रेड क्लिफ ने। तो ऑप्शन में क्या आएगा? रेड क्लिफ। ठीक है, तो इसे कर लेना और कल हम फिर मिलेंगे। आज का डिस्कशन यही करते हैं क्लोज।